मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं, इसकी अवस्थाएं क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ हमने कुछ इसके हेडिंग्स बना रहे थे, इन हेडिंग्स के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या है, फिर वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, फिर जो उसका वर्गीकरण है उसके कई आधार है, उसके वर्गीकरण के घुलनशीलता, कौन घुल सकता है कौन नहीं घुल सकता है, जल में पारदर्शिता, किस चार पार्टी दिखती है। तो ये हेडिंग्स है, तो इनका हम एक के बाद एक जो है आज के इस चैप्टर में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। कम से कम दो चीजें बहुत जरूरी है पदार्थ में। क्या क्या? पहली चीज क्या होना चाहिए? स्थान घेरता, स्थान घेरना, और दूसरा क्या है? भार, भार। तो पदार्थ में दो चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, स्थान घेरना और भार। तो ये हो गया कि पदार्थ वह है जिसमें जो स्थान घेरता हो और इसमें भार हो। अब हम जानेंगे कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ हमें इस प्रकृति में कितने रूपों में मिलता है, किन किन रूपों में क्या क्या अवस्थाएं हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे इसके पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। सबसे पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इंग्लिश में ठोस को कहते हैं सॉलिड, द्रव कहते हैं लिक्विड, और गैस को गैस। हम एक एक करके जानेंगे। ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस क्या है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसके अणु एकदम नजदीक नजदीक व्यवस्थित होते हैं, एकदम सटे सटे से रहते हैं। ये मैं चित्र बना रहा हूं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा। ये देखिए, ये ठोस के अणु, तो इसके अणु क्या है? एकदम नजदीक व्यवस्थित होते हैं। तो यह ठोस अवस्था का हमने थोड़ा उदाहरण दिया है। ठोस अवस्था में दो चीजें निश्चित होती हैं, एक उसका आकार और आयतन। ठोस अवस्था में आकार भी निश्चित होता है वस्तु का और आयतन। ठोस अवस्था में चूंकि अणु बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के, तो उसका आकार निश्चित होगा और उसका आयतन भी निश्चित होता है। और ठोस में उन वस्तुओं को आप शामिल कर सकते हैं जो दबाने पर नहीं दबती जल्दी। जैसे ये दीवार क्या दबती है, ये व्हाइट बोर्ड क्या दब रहा है, ये मार्कर क्या दबाने से दब रहा है, नहीं दब रहा ना। तो ठोस में दो चीजें निश्चित होती हैं, क्या क्या? आकार और उसका आयतन। ये है ठोस के बारे में कि
ठोस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। क्योंकि इसके अणु बहुत नजदीक होते हैं, अणुओं के बीच जो अंतराणु का स्थान है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्रव की, द्रव अवस्था की। इसको कहते हैं कि इसमें लिक्विड, क्या कहेंगे, लिक्विड। इस अवस्था में जो अणुओं के बीच की दूरी है वो ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। और इस अवस्था में जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। जितने भी द्रव अवस्था की जो वस्तुएं हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव अवस्था के उदाहरण आप अच्छे से जानते हैं, प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे जल, दूध, है ना, ये द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। तो ये देखिए इसके अणु थोड़ा अधिक दूरी पे होते हैं, इनके बीच जो स्थान है वो अधिक होता है। किसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस अवस्था की अपेक्षा इसके जो अंतरा अणु का स्थान है उनमें गैप अधिक होता है। और इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये हो गया ठोस अवस्था। इसके बाद बात करते हैं गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था इसमें न तो उसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। वो अवस्था किसके अंतर्गत आती है, गैस अवस्था के अंतर्गत। न तो उसका आकार निश्चित होगा और न ही आयतन। तो अब मैं चित्र बनाने जा रहा हूं गैस की अवस्था के अणुओं का। देखेंगे कि उसके अणु कितने दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। जो तीसरी अवस्था है गैस की, ये देखिए इसके अणु काफी दूर दूर होते हैं, एक यहाँ तो एक वहां। न ही इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में और उनका क्या निश्चित है क्या अनिश्चित। ये किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किस अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं घुलनशीलता के बारे में। घुलनशीलता किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो जल में घुल जाए उसे क्या कहेंगे, घुलनशील। उसे क्या कहेंगे, घुलनशील पदार्थ। घुलनशीलता इसके अंतर्गत दो प्रकार के पदार्थ आ सकते हैं। पहला है जल में घुलनशील, दूसरा है जल में अघुलनशील।
तो आप आसानी से जान सकते हैं कि जल में घुलनशील कौन है? चीनी है, नमक है, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और जल में अघुलनशील कौन है? जैसे आप बालू डाल दें पानी में, या रेत या बालू एक ही चीज है, या चाक डाल दें, खड़िया डाल दें, या लकड़ी डाल दें, लकड़ी कोई टुकड़ा डाल दें तो वो तैरता रहेगा, वो नहीं डूबेगा। इसके बाद जो इसका एक और गुण है पदार्थ का, क्या है? पारदर्शिता। जो हम जब वर्गीकरण पदार्थ का करते हैं तो उसके कई आधार पे वर्गीकरण करते हैं, जिसमें एक आधार है घुलनशीलता। तो हमने घुलनशीलता के बारे में जाना कि जल में घुलनशील कौन है और अघुलनशील कौन है। फिर है पारदर्शिता। पारदर्शिता के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा अर्धपारदर्शी या पारदर्शी। पहला है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कांच, स्वच्छ जल, एकदम साफ पानी क्या होता है, आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। और अपारदर्शी क्या होता है? जैसे ये दीवार, क्या आप दीवार के उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना? या कोई भी ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार ना देख पाए, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। और तीसरा है पाराभासी। पाराभासी इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। क्या दिखता है? थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई कांच हो, ठीक है, आप उसको थोड़ा घिस दो तो जब देखोगे सामने तो क्या दिखेगा? थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखेगा। या कोई कागज हो, आप उसमें तेल लगा दो, सरसों का या किसी चीज का तेल लगा दो तो क्या होगा? थोड़ा फिर उसको रोशनी की तरफ देखोगे तो थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखेगी, लेकिन उसके आर पार पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा कि वो क्या चीज है। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो क्या है? कठोरता। जो वर्गीकरण का जो अगला बेस है, अगला आधार है, क्या है? कठोरता। कठोरता क्या होती है? हार्डनेस, कठोरता। इसमें 2 प्रकार के पदार्थ आएंगे, मुलायम और कठोर। मुलायम किसे कहेंगे, कठोर किसे कहेंगे? जो हाथ से दबाने पे क्या हो? दब जाए, उसे क्या कहेंगे? कठोर पदार्थ। सॉरी, जो हाथ से दबाने पे दब जाए उसे मुलायम कहेंगे, और जो हाथ से दबाने पे ना दबे उसे कठोर। जैसे मुलायम की उदाहरण बताएं। मुलायम की उदाहरण है रबड़, या गीली मिट्टी, या गीला आटा को आप गूंथ लो, फिर उसको दबाओ तो क्या होगा? वो दब जाएगा। क्या होगा? कठोर पदार्थ। जैसे ईंट, ये नहीं दबेगी, लकड़ी ये नहीं। तो ये एक वर्गीकरण का एक और आधार है। इसके बाद है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार। कुछ पदार्थ होते हैं जो चुंबक को या चुंबक की तरफ जो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। उनको चुंबक के नजदीक ले आते हो, उसमें वो चिपक जाते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या होता है? चुंबक में चिपकता है।
पदार्थ जैसे कांच, लकड़ी, बालू, ये क्या होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ, इनको आप ले आप ये नहीं चिपकते। फिर है जैसे कोई भी जो पदार्थ बना होता है, जिसके जो निर्माण की इकाई है उसमें कुछ मूलभूत इकाइयां होती हैं। यह पदार्थ किन सूक्ष्म कणों से बना है? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि अणु की बात करेंगे। अणु क्या है? अणु पदार्थ की वह इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकती है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकती। अणु कहलाता है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसे कहते हैं परमाणु। अब हम क्या, अब आप लोग सोचते होंगे कि सबसे छोटी या सबसे छोटा कण परमाणु ही है। नहीं, परमाणु के अंतर्गत भी इसमें 3 कण आते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, प्रोटॉन धन आवेशित है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो आज हम लोगों ने पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो भी इसके बाद चैप्टर होगा उसका हम वीडियो बना के डालेंगे, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो भी इसका अगला चैप्टर आएगा वो आपको अपने इसमें